नमस्कार साथियों, प्रोग्रेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं हिंदी के एमसीक्यू और पीवाईक्यू जो विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिहाज से। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे पारिभाषिक शब्दावली। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा पारिभाषिक शब्दावली। मुझे किसी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैडम आप जब पढ़ाती हैं तो ऐसा लगता है कि आप साइड में जाकर के देख रहे हो और फिर देख-देख कर के पढ़ा रहे हो। हालाँकि उन्होंने ये भी बोला कि आप जो पढ़ा रहे हो वो एमसीक्यूज़ जो आपने शुरू किया वो बहुत अच्छी पहल है, कोई और करवा भी नहीं रहा है, आप कम से कम करवा तो रहे हो। वो खुद एक टीचर हैं, मुझे अच्छा लगा उनका कमेंट, ऐसे बुरा नहीं लगा कि उन्होंने कोई आलोचना की हो। ठीक है, उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया था। ऐसे किसी और के सजेशन हो तो भी मुझे बता देना, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं साइड में होकर के आपको देख-देख कर के पढ़ाती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है दिमाग में कि वो चीज़ें ना एक साथ रिकॉल नहीं कर पाती हूँ मैं। इस वज़ह से ऐसा होता है कि मैं साइड हो जाती हूँ और थोड़ा-सा टाइम ले लेती हूँ कि तब तक आप इसको देख लेंगे और मैं साइड में हो जाऊँगी और मुझे जल्दी से रिकॉल हो जाएगा तो मैं आपको बता दूँगी। इसलिए मैं साइड में होती हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी आपको लगता है तो ठीक है, अपन नेक्स्ट सेशन जो भी लेंगे थोड़ा और उसको बेटर करने की कोशिश करेंगे। और आज मैं बता दूँ कि पारिभाषिक शब्दावली और मैं पढ़ा रही हूँ हिंदी, है ना? तो यहाँ पे जो शब्द आएँगे वो आएँगे इंग्लिश में, तो थोड़ी-सी हो सकता है कि प्रोनंसिएशन में दिक्कत हो जाए क्योंकि मैं कुछ और बोलती हूँ और हो सकता है कुछ और हो वो, थोड़ा-सा ऐसे हो सकता है, तो आप उसको थोड़ा-सा हैंडल कर लीजिएगा, थोड़ा मैं भी कोशिश करूँगी। और आपको ऐसा भी लगेगा कि आज थोड़ी-सी एनर्जी लो है, तो हाँ, आपको सही लगेगा क्योंकि मेरी तबीयत पिछले कुछ दिनों से बहुत ख़राब है और कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है जो मैं अभी हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, दैट्स व्हाई थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे माफ़ी माँगती हूँ। लेकिन ये चीज़ें मैं सॉर्ट आउट करके जल्द ही आपको अच्छा सेशन दूँगी और कोशिश करूँगी कि आज का सेशन भी हमारे लिए बहुत अच्छा जाए, यूज़फुल जाए, क्योंकि मुझे पता है कि आपका जो परीक्षा है वो बहुत पास आ चुकी है और अब आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है व्यर्थ में समय बर्बाद करने का। और आप जब मेरी क्लास देख रहे हैं इसका मतलब आप अपना अमूल्य समय मुझे प्रदान कर रहे हैं। तो मेरी पूरी-पूरी कोशिश रहेगी कि आप जो मुझे समय दे रहे हैं मैं उससे आपको संतुष्ट कर सकूँ, यानी जो मैं पढ़ाऊँ आपको कहीं न कहीं वो ज़रूर काम में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड्स, संपुष्टि करना। हमें बताया है कि ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड संपुष्टि करना, संपुष्टि करना एक शब्द है और हमें कहा जा रहा है का इसका क्या करना है, हिंदी में इसको रूपांतरित करना है, यानी हिंदी अर्थ बताना। हिंदी हमें दे रखी है संपुष्टि करने की और हमें इसका इंग्लिश में अर्थ बताना है कि संपुष्टि करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका ट्रांसलेशन करना है। तो विकल्प ए है एम्यूलमेंट्स, विकल्प बी है कॉरोबरेट, विकल्प सी है कंपल्सरी और विकल्प डी है ऑफिशियल डेकोरम। तो बताइए संपुष्टि करना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्या विकल्प ए सही होगा या विकल्प बी सही है या विकल्प सी सही है अथवा विकल्प डी सही है? तो बताइए संपुष्टि करने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो देखिए बिना समय गवाए बता देते हैं। संपुष्टि करना को इंग्लिश में कहते हैं कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का मतलब होता है संपुष्टि करना, किसी चीज़ की पुष्टि करना। अपन बोलते हैं ना कि आप कैसे संपुष्टि कर सकते हैं इस चीज़ की, ये बिल्कुल सत्य है या ये तथ्य है जो बिल्कुल सत्य है। तो हम क्या करते हैं, कुछ उसके प्रमाण प्रस्तुत करते हैं और फिर कहते हैं कि इन प्रमाणों के द्वारा इस चीज़ की संपुष्टि हो रही है कि ये जो है वो बिल्कुल सही है। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉर्पोरेट। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 सही पारिभाषिक शब्द है। हमें यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, इंग्लिश में दिया गया है और उनका रूपांतरण हमें हिंदी में भी दिया गया है और इनमें से हमें बताना है कि कौन-सा एक ऐसा है जो सही पारिभाषिक शब्द है जिसके अंदर कोई गलती नहीं है। तो विकल्प ए है कस्टोडियन यानी अभिरक्षक, प्रमोशन, पदावनति, विकल्प सी है कॉन्ट्रावेंशन, पालन, विकल्प डी है ऑथेंटिकेशन यानी स्पष्टीकरण। अपन कहते हैं ना कि ऑथेंटिक सोर्स लिए थे हमने किसी चीज को पढ़ने के लिए, यानी हमने बिल्कुल सही चीजें ली थी, या ऐसा कह दे ऑथेंटिक चीज थी वो, यानी उसकी जानकारी पूर्ण रूप से सत्य थी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, वैसा वाला। कॉन्ट्रावेंशन, पालन, प्रमोशन,
पदावनति, प्रमोशन आप बताइए कि अपन कहते हैं ना कि मेरी पहले इस पोस्ट पे नियुक्ति हुई थी, उसके बाद में मेरा प्रमोशन हो गया और अब मैं इस चीज़ पे आ चुका हूँ। तो क्या प्रमोशन का मतलब पदावनति होता है? या विकल्प ए है कस्टोडियन यानी अभिरक्षक, क्या इसका मतलब अभिरक्षक होता है? तो थोड़ा-सा समय है आपके पास, बताइए विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी अथवा विकल्प डी, कौन-सा सही होगा इसमें से? कौन-सा सही पारिभाषिक शब्द है? तो विकल्प ए है कस्टोडियन यानी अभिरक्षक। अब आप बोलेंगे कि इन 3 की तो आपने नहीं बताई, हमें सही पारिभाषिक शब्द पूछा था, तो इन 3 की मैंने इसलिए नहीं बताई है कि मेरे यहाँ से जाने के बाद में, ये सेशन लेने के बाद में थोड़ी-सी मेहनत आप कर लें। क्योंकि ऐसा होता है कि बोला हुआ, सुना हुआ तो हमें याद रहता है, देखा हुआ भी याद रहता है। लेकिन कई बार जब हमें कुछ ऐसी चीज़ दे दी जाती है ना कि यार वो तो बताया नहीं था या ये चीज़ मुझे गलत बता दी गई थी, तो हम क्या करते हैं अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं और उन एक्स्ट्रा एफर्ट्स की वजह से क्या होता है ना, चीज़ें वो ऐसी हमारा जो दिमाग होता है उसके अंदर फिट हो जाती है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम सो रहे होते हैं और हमें सपना आता है, तो हमें सपने में हम क्या देखते हैं, पुरानी-पुरानी चीज़ें देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे मस्तिष्क के अंदर छप चुकी है। उसी प्रकार ये भी आपके मस्तिष्क में छप जाए, इसलिए मैं ये 3 आपके लिए छोड़ रही हूँ कि आप ये देखें और इनका हिंदी अर्थ लिख लें। और इस सेशन के साथ-साथ आपको ये भी करना है कि यहाँ पे आज जितने प्रश्न आपको करवाए जाएँ अभ्यास के लिहाज से, उनको एक पेज पे लिख लेना और उनका हिंदी, इंग्लिश साथ-साथ में लिख लेना। ताकि परीक्षा में अगर इनमें से कुछ भी आ जाए तो हमारा गलती की जो गुंजाइश है वो समाप्त हो जाए। चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। अब ये हम ऐसा कह रहे हैं कि इनमें से कौन-सा एक शब्द ऐसा है जिसका हमें अंग्रेजी का हिंदी पारिभाषिक शब्द भी क्या दिया गया है? सही दिया गया है। अब ये जो टॉपिक है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट किस लिए है? क्योंकि ये आरएस में भी आता है, ये पटवार में भी आता है और ये आपके फर्स्ट ग्रेड में भी आ रहा है। तो इतनी नॉर्मल सी इंग्लिश और हिंदी है जो हम सबको आनी ही चाहिए। तो चलिए विकल्प ए है कंक्लूजन यानी प्रस्तावना, विकल्प बी है असेंट आज्ञा, विकल्प सी है डेफमेशन मानहानि, विकल्प डी द है इनफॉर्मल औपचारिक। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर हमें सही दिया गया है? कंक्लूजन, प्रस्तावना, असेंट आज्ञा, डेफमेशन मानहानि, विकल्प द है इनफॉर्मल यानी औपचारिक। तो बताइए इनमें से कौन सा है विकल्प जो हमारा सही होगा? विकल्प अ, विकल्प ब, विकल्प स या फिर विकल्प द? तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? कंक्लूजन आपको पता है निष्कर्ष होता है, असेंट डिफेमेशन यानी मानहानि, इनफॉर्मल यानी औपचारिक नहीं होता है, औपचारिक हो सकता है ये। तो डेफेमेशन यानी मानहानि, हम किसी पे मानहानि का मुकदमा दायर कर देते हैं ना कि इस अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से मेरी इज्जत को क्षति पहुंची है, इसलिए फिर क्या किया जाता है, मानहानि का दावा ठोक दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, किस विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सुमेलित नहीं है? यहाँ हमें फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं और ऐसा पूछा जा रहा है कि इनमें से 3 तो सही है लेकिन कोई एक ऐसा है जिसका अर्थ हमें सही नहीं दिया गया है। तो विकल्प ए है ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त, विकल्प बी है कैंटोनमेंट यानी छावनी, विकल्प स है इनसाइट तटस्था, विकल्प द है अप्रूवल यानी अनुमोदन। तो बताइए ये तो हमें देखने से ही पता चल रहा है अप्रूवल यानी अनुमोदन, कोई फाइल होती है अपन जाते हैं आगे और आगे भेजी जाती है और फिर बोलते हैं यार अप्रूव नहीं हुई, ये वाली तो दिक्कत हो गई है। इनसाइट तटस्था, कैंटोनमेंट यानी छावनी, ऑटोनोमस यानी स्वायत्त। ये भी आपको पता होगा कि कुछ-कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जिनको ऑटोनोमस का दर्जा मिला हुआ होता है, यानी वो स्वयं का सिलेबस जो है खुद निर्धारित कर सकती है और अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग परीक्षाओं का संचालन करवा सकती है या परीक्षाएँ ले सकती है। तो बताइए इनमें से कौन-सा विकल्प ऐसा है जो अपने अर्थ के साथ सही सुमेलित नहीं है? क्या विकल्प ए है या विकल्प बी है अथवा विकल्प सी है या फिर विकल्प द है?
तो बताइए कौन सा है? विकल्प अ, ब, स, द। अब आप बोलेंगे कि ABCD आप क्यों कर रही थी? तो देखिए रोज़ जब हिंदी की क्लास हम ले रहे होते हैं तो यहाँ विकल्प में हमें ABCD दे दिया जाता है। तो वो थोड़ी-सी आदत हो गई, पर मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि आज मैं इसको सही कर लूँ। विकल्प अ, विकल्प ब, विकल्प स और विकल्प द। जब हिंदी की क्लास है तो कोशिश की जाए कि सब कुछ हिंदी में ही बोला जाए और अच्छे से उच्चारित किया जाए। तो बताइए इनमें से कौन-सा विकल्प है जो सही नहीं है? बताइए। ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त, कैंटोनमेंट यानी छावनी और अप्रूवल यानी अनुमोदन और इनसाइट का मतलब तटस्थ नहीं होता है। इनसाइट का मतलब क्या होता है? अंतर्दृष्टि। इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। ये सेशन थोड़ा ऐसा रहेगा कि अपन थोड़ा जल्दी-जल्दी कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा पर ऐसा नहीं है। क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जिसमें समझना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ याद करने वाली चीज़ें हैं, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। ये तो वो है कि भई रट्टा मार लिया तो सही हो जाएगा और रट्टा नहीं मारा तो फिर गलत हो जाएगा। जैसे जब हम हिंदी के अन्य टॉपिक कर रहे थे, जैसे हमने संधि की, हमने उपसर्ग किया, हमने प्रत्यय किया, तो ये चीज़ें ऐसी थी जिनको समझना है और समझने के बाद ही उनके जो ऑप्शन हैं PYQ दिए जा रहे हैं हम उनको अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन ये वो चीज़ है जो आपको याद ही करनी पड़ेगी। अब चाहे आप इसको 1 को 4 बार बोलो, चाहे 5 बार बोलो, चाहे लिख-लिख के पढ़ो, कैसे भी करके, ये टॉपिक ऐसा ही है जिसको याद ही करना पड़ेगा। बाकी वाले कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको आप समझ लो तो बहुत आसान हो जाते हैं। जैसे समास की बात करते हैं, है ना? तो समास मैंने छठी क्लास में पढ़ा था, उसके बाद में मैंने कभी समास नहीं पढ़ा। जब ज़रूरत पड़ी तो उसको थोड़ा-सा रिकॉल कर लिया, लेकिन उसी टाइम उसे इतने अच्छे से समझ लिया था ना कि आगे की कक्षाओं में कभी नौबत ही नहीं आई कि मैं उसको फिर से ढंग से देखूँ। ऐसा हो जाता है ना कि आप रिवीज़न कर रहे हो और रिवीज़न करते टाइम आप डेली अपने पहले पेज से लगो कि आज पहले पेज से रिवीज़न किया है, तो 4 पेज ही लिखवाए थे, आज उन चारों का कर लिया। अब अगला दिन हुआ 4 पेज और लिखा दिए, टोटल 8 पेज हो गए। आप फिर से पहले पेज से ही शुरू करो, तो आपने 8, इसके बाद में 4 और करवाए, अगले दिन 12, 16, रोज़ का रोज़ पहले पेज से शुरू करो तो फिर क्या होता है ना, चीज़ें दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ, अब यही सही है और यहाँ से अपना रिवीज़न भी जल्दी हो जाएगा। जैसे परीक्षा जब लास्ट टाइम होता है तो आप लोग भी यही करते हो। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 है, किसमें हिंदी पारिभाषिक रूप सही है? अब यहाँ पे कोई एक ऐसा होगा जिसका हमें हिंदी में जो पारिभाषिक रूप दिया गया है, वो सही दिया गया है और बाकी 3 के क्या होंगे? गलत होंगे। तो विकल्प ए है माइनट्स, कार्य योजना, विकल्प बी है सब जस्टिस, न्यायाधीन, विकल्प सी है विजिलेंस, सतर्क, विकल्प द है मॉरल ऑब्लिगेशन। तो बताइए, मॉरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक समर्थन। अब बताइए क्या विकल्प अ सही है या ब सही है अथवा स सही है अथवा द सही है? विकल्प अ है माइनट्स यानी कार्य योजना, विकल्प बी है सब जस्टिस न्यायाधीन, विकल्प सी है विजिलेंस सतर्क और विकल्प द है मॉरल ऑब्लिगेशन। तो बताइए इसमें से कौन सा उत्तर हमारा सही होगा? क्या विकल्प ए, विकल्प बी अथवा विकल्प सी? तो बताइए। सबसे पहले तो ये जो माइनट्स है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कार्यव्रत। यानी ये तो सही नहीं है। उसके बाद बताइए विजिलेंस का मतलब क्या होता है? सतर्क नहीं होता है, सतर्कता। अब बताइए मॉरल ऑब्लिगेशन यानी हमने स्वयं इसके ऊपर क्या किया है? नैतिक दायित्व दिया है। मॉरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक दायित्व। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हमें नहीं बताई जाती है लेकिन हम खुद से ही उसको कर लेते हैं क्योंकि वो हमारी नैतिकता के दायरे में आ रही होती है। जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और आपने उसे रोड पे चलते हुए देखा और आपने देखा कि वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो आप उसकी सहायता करेंगे कि हाथ पकड़ाया और आपने उनकी रोड पार करवा दी। तो वो क्या था भई, आपका नैतिक दायित्व था, आपको किसी ने नहीं बताया है इनकी सहायता करनी है, आपने स्वयं ने देखा और स्वयं ने उनकी सहायता की। तो हमें पूछा गया है किसमें हिंदी पारिभाषिक रूप सही है? तो किसके अंदर है?
विकल्प ब के अंदर सब जस्टिस यानी न्यायाधीन, ये मामला अभी न्यायाधीन है, न्याय के अंतर्गत है और न्यायाधीश के अधीन है, यानी अभी इस पे कोई विचार या निर्णय नहीं लिया गया है। तो माइनर्स का अर्थ क्या होता है? कार्यव्रत। सब जस्टिस का अर्थ होता है न्यायाधीन। विजिलेंस का अर्थ होता है सतर्कता और मोरल ऑब्लिगेशन का अर्थ होता है नैतिक दायित्व। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। सुपरसेड का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, बताइए। हमको अंग्रेजी शब्द दिया गया है सुपरसेड और हमें पूछा गया है कि इन 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प ऐसा है जो इसका सही हिंदी रूपांतरण है। विकल्प अ है अतिक्रमण करना, विकल्प ब है अधिग्रहण करना, विकल्प सी है अधिगमन करना और विकल्प डी है अधिक्रमण करना। तो देखने में तो हमें चारों के चारों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन चारों के चारों एक जैसे होते हुए भी इनमें क्या है? अंतर है। तो बताइए सुपरसेड का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? क्या इसका सही अर्थ होगा? क्या विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी अथवा विकल्प डी? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी अथवा विकल्प डी? तो इसका सही उत्तर होगा अधिक्रमण करना। सुपरसेड का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? अधिक्रमण करना। अब चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 7। किस में शब्द का सही अर्थ नहीं है? अब इनमें से 3 तो ऐसे होंगे जिनका अर्थ तो है सही, कोई एक ऐसा होगा जिसका अर्थ है गलत। यानी अब हमें इसमें से चयन करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये देखिए, अब आप बोलेंगे कि आपने ध्यान नहीं दिया है। चलिए, विकल्प अ है वायलेशन, अतिक्रमण, विकल्प बी है विंडेक्टिव, शिकार होना, विकल्प सी है विक्टिमाइजेशन, परिपीड़न, विकल्प द है विक्टिमाइज यानी परिपीड़ित करना। विकल्प अ है वायलेशन यानी अतिक्रमण, विकल्प बी है विंडेक्टिव यानी शिकार होना, विकल्प सी है विक्टिमाइजेशन यानी परिपीड़न और विकल्प द है विक्टिमाइज यानी परिपीड़ित करना। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? क्या विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी अथवा विकल्प डी? बताइए कौन सा एक उत्तर इनमें से सही होगा? विंडेक्टिव का मतलब होता है शिकार होना, यानी किसी ने कोई योजना रची थी और उसके आप क्या हो गए हैं? शिकार हो गए हैं, यानी किसी ने जाल बिछाया और आप उसमें फंस गए। ऐसी स्थिति से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, मीराबाई को जैसे बहुत पहले समझ में आ गया था कि ये दुनिया पित्तल दी, इसलिए उन्होंने किससे प्रेम कर लिया? भगवान श्री कृष्ण से। इसी प्रकार आप भी ये समझ जाओ कि ये दुनिया पित्तल दी, इसलिए क्या करो भाई, अपनी पढ़ाई से प्रेम कर लो ताकि सफल हो जाओगे। और जिस दिन रिजल्ट वाली पीडीएफ में आपका रोल नंबर मिल गया ना, जीवन सफल है। फिर कुछ भी नहीं बचता है किसी को कहने के लिए, किसी का सुनने के लिए। सारी की सारी चीजें वहीं धराशायी हो जाएगी जो आपके अपोजिट चल रही हैं। नकारात्मक जो चीजें चल रही है ना, उस चीज को बस ये एक ही खत्म कर सकता है। प्रश्न संख्या 8 है, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है। अब इनमें से कोई एक शब्द ऐसा है जिसका हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या दिया गया है? गलत दिया गया है, और किन्हीं 3 का क्या दिया गया है? सही दिया गया है। तो विकल्प अ है ऑब्जेक्टिव, वस्तुपरक, विकल्प बी है एक्यूरेशन, त्वरण, विकल्प सी है एक्सेस, आधिक्य, विकल्प द है डाइवर्शन यानी विषांतर। बताइए विकल्प अ, विकल्प ब, विकल्प स या फिर विकल्प द? कौन सा एक ऐसा है जो इनमें से सही होगा? अब आपको लगेगा कि आज तो ये बार बार पानी पी रही है। तो देखो, पानी पीने की बात ऐसी है कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, इसी वजह से मैं इतने दिन तक क्लास नहीं ले पाई थी। चलिए, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है। ऑब्जेक्टिव पेपर हमें पता है, वस्तुपरक जो आता है
एक्सेलरेशन यानी त्वरण, डाइवर्शन यानी विषांतरण, एक्सेस का मतलब आधिक्य नहीं होता है, एक्सेस आपको किसी चीज का प्रदान किया जाता है तो ये वो वाला एक्सेस है। चलिए प्रश्न संख्या 9, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक सही है। अब इनमें से कोई एक शब्द ऐसा है जो क्या है, सही है, और बाकी वाले 3 सही नहीं है। तो विकल्प ए है डिस्परेंसी यानी भेदभाव, विकल्प ब है ऑब्सेंस यानी अश्लील, विकल्प स है प्लेंटिव प्रतिवादी, विकल्प द है डेपोर्शन माल ढुलाई। बताइए क्या विकल्प ए सही है, विकल्प बी सही है, विकल्प सी या फिर विकल्प द? इनमें से कोई एक ऐसा है जो क्या है भाई, सही नहीं है। विकल्प अ डिस्परेंसी भेदभाव, विकल्प ब है ऑब्सेंस अश्लील, विकल्प स है प्लेंटिव यानी प्रतिवादी, और विकल्प डी है डेपोर्टेशन यानी माल ढुलाई। तो बताइए इनके अंदर कौन सा एक शब्द सही नहीं है? तो विकल्प ब हमारा सही नहीं दे रखा है। ऑब्सेंस का मतलब अश्लील नहीं होता है। अब जो चीज़ें मैं आपको बता नहीं रही हूँ वो मैं जानबूझ के नहीं बता रही हूँ ताकि थोड़ी-सी मेहनत आप खुद भी कर लें। मुझे पता है आप लोग मेरी क्लास इतनी नहीं देख रहे हैं, पर प्लीज़ ये जो सेशन है वो आपके लिए ही लेकर के आए जा रहे हैं, इनको प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि कोई और भी लाभ प्राप्त कर सके। और इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं जानबूझ के छोड़ती हूँ ताकि थोड़ी-सी घर पे मेहनत और हो जाए। मुझे पता है आप मेहनत कर रहे हैं, बस थोड़ी-सी और कर लीजिए ताकि आपका जो सिलेक्शन है ना उसको कोई रोक नहीं सके, और मुझे बहुत खुशी होगी जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है? अब इनमें 3 तो सही हैं और एक ऐसा है जो सही नहीं दिया गया है। विकल्प ए है जुवेनाइल कोर्ट यानी किशोर न्यायालय, विकल्प ब है एप्रिटिएश यानी प्रशिक्षण, विकल्प सी है इंडेमिनिटी यानी क्षतिपूर्ति, विकल्प द है रिम्बुर्समेंट यानी प्रतिपूर्ति। तो बताइए रिम्बुर्समेंट, इंडेमिनिटी, एप्रिशिएटिस और विकल्प अ है जुवेनाइल कोर्ट। तो इनके अंदर कौन सा एक हमारा सही नहीं है और बाकी के 3 क्या है हमें सही दिए गए हैं? तो क्या विकल्प अ सही है या विकल्प ब सही है अथवा विकल्प स सही है अथवा विकल्प द सही है? बताइए इनमें से कौन सा एक शब्द ऐसा है जिसका अर्थ हमें सही नहीं दिया गया है? तो यहाँ पे हमें विकल्प ब सही नहीं दिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? प्रशिक्षण के स्थान पर इसका अर्थ होता है प्रशिक्षु जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। जैसे आरएस में सिलेक्शन हो जाता है, आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में आप क्या होते हैं? प्रशिक्षु होते हैं कि आप उन चीज़ों की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। जुवेनाइल कोर्ट यानी किशोर न्यायालय, इंडेमिनिटी यानी क्षतिपूर्ति, रिम्बर्समेंट यानी प्रतिपूर्ति और एप्रेंटाइज यानी प्रशिक्षु। प्रश्न संख्या 11, सही पारिभाषिक शब्द है। अब इनमें से कोई एक शब्द ऐसा है जिसकी पारिभाषिक शब्दावली हमें सही दी गई है और बाकी 3 में हमें सही नहीं दी गई है। विकल्प ए है रैंडम उल्टा पुल्टा, विकल्प ब है माइनट्स कार्यसूची, विकल्प सी है रिकमेंडेड यानी संतुष्ट और विकल्प द है अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता। अब ये वाला तो देखो आप राजनीति विज्ञान के अंदर बहुत पढ़ते हो, अटॉर्नी जनरल तो आपको पता है भाई, अटॉर्नी जनरल तो महाधिवक्ता होता है। विकल्प स हमें दिया गया है रिकमेंडेड यानी संस्तुत। आप कैसा कहते हैं ना कि किसकी सिफारिश पे आए हो, आपको किसने भेजा है, किसने रिकमेंडेड किया है आपको यहाँ प्रतिनियुक्ति के लिए। जब प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो वो पूछते हैं कि आप खुद आए हो, किसी के रेफरेंस से आए हो, किसी ने रिकमेंडेड किया है आपको, क्या चीज़ है? तो ये वो वाला है। माइनट्स यानी कार्यसूची, रैंडम यानी उल्टा पुल्टा। कहते हैं ना कि रैंडम कहीं से भी सवाल आ गया था, मुझे नहीं पता, या रैंडम बातचीत चल रही थी तो हमें उस चीज़ के बारे में नहीं पता है। तो बताइए विकल्प अ, विकल्प ब, विकल्प स या फिर विकल्प द? बताइए इनमें से कौन सा है? किसका पारिभाषिक शब्द सही है? बताइए। विकल्प
स। अब आप बोलेंगे कि ये तो एक आप कैग पढ़ते हो राजनीति विज्ञान में और एक अटॉर्नी जनरल पढ़ते हो, दोनों का अर्थ अलग-अलग होता है, काम भी अलग-अलग होते हैं, तो आज आप ये जाके देखना भई। तो इसके अंदर सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी यानी रिकमेंडेड यानी संस्तुत किया गया किसी के द्वारा। प्रश्न संख्या 12 किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? अब इनमें से कोई एक ऐसा है जिसमें हिंदी का जो अर्थ है वो हमें सही नहीं दिया गया है, अंग्रेजी वाला सही है लेकिन इंग्लिश वाला सही नहीं है। विकल्प अ है अज्यूम ग्रहण करना, विकल्प बी है एप्रिएंट प्रकट, विकल्प सी है अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता, विकल्प द है लीगल प्रोटेक्शन विधिक संरक्षण। तो बताइए कौन सा एक ऐसा है जिसके अंदर सही हिंदी अर्थ नहीं दिया गया है? बताइए अज्यूम ग्रहण करना, एप्रिएंट प्रकट, अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता और विकल्प द है लीगल प्रोटेक्शन विधिक संरक्षण। आपको पता होगा कि कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जिनमें हम ऐसा कहते हैं कि इनको लीगल प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है, विधिक संरक्षण या विधिक सहायता प्रदान की जा रही है, इसलिए इस मामले में अभी क्या है भई निर्णय नहीं दिया जा सकता। तो अटॉर्नी जनरल इसमें सही नहीं है। अटॉर्नी जनरल का अर्थ क्या होता है? महान्यायवादी। इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि ये आपने राजनीति विज्ञान के अंदर पढ़ा होगा। अब ये देखिए पिछले प्रश्न के अंदर भी है अटॉर्नी जनरल और यहाँ भी है अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल का अर्थ क्या होता है? महान्यायवादी। अज्यूम यानी ग्रहण करना, एप्रिशिएंट यानी प्रकट, अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी और विकल्प द लीगल प्रोटेक्शन यानी विधिक संरक्षण। कुछ मुकदमों में ये विधिक संरक्षण जो है वो प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 13 कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अब इनमें से फिर से कोई एक ऐसा है जो क्या है भई विकल्प सही से सुमेलित नहीं है, बाकी 3 तो क्या है सही से सुमेलित और एक इनमें से ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। विकल्प ए है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी यानी किशोर वृत्ति, विकल्प ब है मॉरल टर्पिट्यूड यानी नैतिक अधमता, विकल्प सी है सेंटिकेशन यानी अनुशास्ती, विकल्प द है ऑब्लिगेटरी यानी बाध्यकर। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? क्या विकल्प अ, विकल्प ब, विकल्प स अथवा विकल्प द? इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो सही नहीं है? आपको बहुत टाइम पहले तो नहीं, कुछ टाइम पहले एक केस हुआ था निर्भया, तो वो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि उसके अंदर जो अपराधी थे वो क्या थे? वो बाल अपराधी थे। तो उन्हें सज़ा कम दी जा रही थी, तो इसके लिए क्या किया गया था? कानून में परिवर्तन किया गया था और वो जो किशोर वाली अवस्था थी ना, उसके अंदर उनकी आयु के अंदर क्या है? परिवर्तन किया गया था। तो वो यहाँ से आपको कहीं से श्योर होना चाहिए कि वो कौन-सी चीज़ थी, है ना? तो जुवेनाइल डिक्वेंसी यानी क्या होता है? बाल अपराध होता है ये। किसी बच्चे ने कोई अपराध कर दिया हो, तो उस केस के अंदर भी ऐसा ही हुआ था कि उनका जो वकील था वो कह रहा था कि ये बच्चे थे, लेकिन चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, उन लोगों ने मिलकर के एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प अ, यानी ये सही से सुमेलित नहीं है। जुवेनाइल डिक्वेंसी का अर्थ क्या होता है? बाल अपराध। विकल्प ब है मॉरल टर्पिट्यूड यानी नैतिक अधमता, विकल्प स है सेंटिकेशन यानी अनुशास्ती सेक्शंस सॉरी सेक्शंस का अर्थ होता है अनुशास्ती, विकल्प द है ऑब्लिगेटरी यानी बाध्यकर। इसीलिए मैं बोल रही थी कि आज की क्लास में थोड़ा ऐसा हो सकता है, एक तो मेरी टंग स्लिप हो रही है, दूसरा मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें एक साथ ऐसे चल रही है, तो उसकी वजह से भी कुछ-कुछ दिक्कतें मुझसे हो रही है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रश्न संख्या 14 है, किस विकल्प में
हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है। अब इनमें से कोई एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर हिंदी पारिभाषिक शब्दावली का क्या हुआ है, सही प्रयोग किया गया है, और कोई 3 ऐसी है जिनमें सही प्रयोग नहीं किया गया है। विकल्प अ है एपिसमेंट यानी तुष्टीकरण, विकल्प ब है जुडिशियस यानी विधि सम्मत, विकल्प सी है आर्बिट्री यानी उचित, विकल्प द है अकाउंटेबिलिटी यानी लेखा संबंधी। अब बताइए, अकाउंटेबिलिटी हम भी तो बोलते हैं ना, इस चीज के लिए आप अकाउंटेबल थे, अकाउंटेबिलिटी बनती थी आपकी, तो आपने इस चीज को सही क्यों नहीं किया। आर्बिट्री उचित, विकल्प ब जुडिशियस विधि सम्मत, विकल्प अ अपीजमेंट यानी तुष्टिकरण। तो बताइए इनके अंदर कौन सा ऐसा है जिसके अंदर पारिभाषिक शब्दावली का सही से प्रयोग किया गया है। विकल्प अ, विकल्प ब, विकल्प स अथवा विकल्प द। बताइए कौन सा सही किया गया है। तो विकल्प अ अपीसमेंट यानी तुष्टीकरण। प्रश्न संख्या 15, इनमें से किस विकल्प में वाक्य या वाक्यांश का अंग्रेजी अनुवाद सही है। अब हमें शब्द नहीं दिया गया है, पूरा का पूरा वाक्य दिया गया है और उसका हिंदी अनुवाद दिया गया है, और हमें पूछा जा रहा है कि वो कौन सा वाक्य है जिसका हमें हिंदी अनुवाद सही दिया गया है। विकल्प अ है संतुष्टिपूर्वक अग्रेसित, डिस्पैचेड विद रिकमेंडेशन, डिस्पैच्ड होता है ना कोई सामान, तो डिस्पैच्ड विद रिकमेंडेशन। ब है आपके अनुमोदन की प्रत्याशा प्रत्याशा में, इन एटेंकिपिशन ऑफ योर कंसेंट। विकल्प स है अकादमिक अवकाश एजुकेशनल हॉलीडे, विकल्प द है आवश्यक कार्यवाही कर अनुग्रहित करें, डू द नीडफुल एंड ऑब्लिगेज। बताइए कौन सा वाक्य है जिसके अंदर हमें अर्थ जो है वो सही दिया गया है। संतुष्टिपूर्वक अग्रेसित, डिस्पैच्ड विद रिकमेंडेशन, फिर उसके बाद में है विकल्प ब आपके अनुमोदन की प्रत्याशा में, इन एंटिसिपेशन ऑफ योर कंसेंट, विकल्प स है अकादमिक अवकाश एजुकेशनल हॉलीडे, विकल्प द है आवश्यक कार्यवाही कर अनुग्रहित करें, डू द नीडफुल एंड ऑब्लिगेज। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। विकल्प अ, ब, स या द, कौन सा उत्तर सही होगा। तो सही कौन सा होगा, विकल्प द आवश्यक कार्यवाही कर अनुग्रहित करें, डू द नीडफुल एंड ऑब्लिगेज। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। विधेयक, आयोग, विनियोजन शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्दों का सही विकल्प चयन कीजिए। अब हमें हिंदी शब्द दिए गए हैं विधेयक, आयोग, विनियोजन, और हमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से 4 विकल्पों में से इनका अंग्रेजी रूपांतरण सही है। विकल्प अ है कैबिनेट, कमिटमेंट, बाइनियल, और विकल्प ब है बिल, कमीशन, एप्रोप्रिएशन, विकल्प स है अडिक्ट, कमिटी, अटॉर्नी, विकल्प द है कार्टेज, बिड, डील। बताइए इनमें से कौन सा विकल्प इन 3 शब्दों का हिंदी अर्थ सही हमारे सामने प्रस्तुत करता है। विकल्प अ, विकल्प ब, विकल्प स अथवा विकल्प द। बताइए इनमें से कौन सा है जो सही है। विधेयक, आयोग, विनियोजन, इन शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्दों का सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये है बिल, कमीशन और एप्रोप्रिएशन। अब बताइए कैसे। विधेयक हम कहते हैं ना कि ये वाला बिल है वो पास हो गया है, आयोग यानी कमीशन जैसे आरपीएससी के पीछे लगा हुआ हो कमीशन, फिर विनियोजन यानी एप्रोप्रिएशन। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, विकल्प ब। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 है सही पारिभाषिक शब्द नहीं है, यानी कोई 3 तो सही है और 1 सही नहीं है। विकल्प अ है हमारे पास में रेस्पोंडेंट यानी प्रतिवादी, विकल्प ब है डिटरेंट पनिशमेंट यानी निवारक दंड, विकल्प स है लीगल प्रोटेक्शन और विकल्प द है ले फैक्टो।
वस्तुतः। तो लीगल प्रोटेक्शन का अर्थ आपको पता होगा, यहाँ तो भूल गए हैं भई, यहाँ लिखना भूल गए हैं, ये तो न्यायिक संरक्षण होता है ना। अब बताइए कौन सा विकल्प हमें सही दिया गया है, यानी किसका अर्थ सही है? सही है 3 का तो, और 1 का सही नहीं है। तो बताइए विकल्प अ, विकल्प ब, विकल्प स अथवा विकल्प द। बताइए रेस्पोंडेंट प्रतिवादी, डिटरेंट पनिशमेंट निवारक दंड, विकल्प स लीगल प्रोटेक्शन न्यायिक संरक्षण, विकल्प द है डिफैक्टो यानी वस्तुतः। तो लीगल प्रोटेक्शन का अर्थ क्या होता है? कानूनी संरक्षण, यानी कानून के द्वारा। और न्यायिक का मतलब क्या होता है? न्यायालय के द्वारा। तो दोनों चीजें अलग अलग है। एक तो कानून के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, दूसरा हमें न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो इसमें से कौन सा एक पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? तो वो है हमारा विकल्प स। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। किस विकल्प में हिंदी समानार्थक सही नहीं है? फिर से हमें 4 विकल्प दे दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से फिर से कोई एक ऐसा है जो सही नहीं है। विकल्प अ है गजट, राजपत्र, और एक होता है गैजेट। जैसे आप डोरेमोन वगैरह देखते थे तो उसके पास में, डोरेमोन के पास में बहुत सारे गैजेट होते थे ना, जिनको दे दे के वो नोबिता की मदद किया करता था। तो एक वो तो होता है गैजेट, और गजट यानी राजपत्र। विकल्प ब सप्लीमेंट्री पूरक, विकल्प स एकेडमिक शैक्षणिक, विकल्प द प्रोविडेंट फंड वेतन विधि। बताइए कौन सा उत्तर सही है? सही नहीं है। 3 तो सही है और 1 सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है भाई? गजट, सप्लीमेंट्री यानी पूरक, विकल्प स एकेडमिक यानी शैक्षणिक, और विकल्प द है प्रोविडेंट फंड वेतन विधि। तो प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है? भविष्य निधि। क्या होता है भाई? यही कहते हैं भविष्य निधि। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। सही पारिभाषिक शब्द है। अब इनमें से कोई एक ऐसा है जो सही है और बाकी वाले 3 क्या है? गलत है। तो 3 तो हमें अंग्रेजी का हिंदी जो रूप दिया गया है पारिभाषिक शब्दावली, वो सही दी गई है, और किसी एक की हमें क्या दी गई है भाई? यानी एक की सही दी गई है और बाकी की हमें क्या दी गई है? गलत। विकल्प अ है जुडिशियल ट्रिब्यूनल यानी विधिक प्राधिकरण, विकल्प ब है जुवेनाइल ऑफेंडर किशोर अपराधी, विकल्प स है एप्रिटाइंस प्रशिक्षणार्थी, विकल्प द है डिस्पोजल यानी भुगतान। बताइए कौन सा एक अर्थ है जो सही है और बाकी वाले 3 सही नहीं है? बताइए क्या विकल्प अ, विकल्प ब, विकल्प स अथवा विकल्प द? तो यहाँ सही कौन सा है? जुवेनाइल ऑफेंडर यानी किशोर अपराधी, जुडिशियल टर्ब्यूनेट, और एप्रिटियंस और डिस्पोजल। ये क्या है हमें भाई? गलत दिए गए हैं। अप्रेंटाइज यानी प्रशिक्षणार्थी नहीं होता है, ये हम पीछे करके आ चुके थे जहां हमने प्रशिक्षु बताया था। प्रश्न संख्या 20 है राजकोष के लिए अंग्रेजी समानार्थक शब्द क्या होगा? राजकोष शाही खजाना, तो उसका हमें सही अर्थ बताना है भाई, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? विकल्प ब है एग्जेम्प्ट, विकल्प ब है एग्जिसेंसी, विकल्प स है एक्सपेरिएंटेशन, विकल्प द है एक्सचेक्वर। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? एग्जाम्प्ट, एग्जिजेंसी, एक्सपार्टिएशन, विकल्प द है एक्सचेक्वर। एक्सचेक्वर बताइए कौन सा सही होगा? राजकोष के लिए अंग्रेजी शब्द हमारा कौन सा सही है? तो ये है एक्सचेक्वर। चेक होता है, चेक के पीछे चेक वर्ड लगा दिया है।
अंग्रेजी है ही पता नहीं कैसी भाषा, मुझे तो कभी पसंद ही नहीं थी और अभी भी पसंद नहीं है। और जब मैं खुद पढ़ रही थी ना, तो मैं भी इसको क्या करती थी, किताब उठाती थी, रट्टे मारती थी, कम से कम 4-5 बार लिख लेती थी ताकि मुझे बहुत अच्छे से ये याद हो जाए। और अभी भी मेरे साथ यही है। प्रश्न संख्या 21, गोपनीय शब्द के लिए अंग्रेजी का समानार्थी शब्द प्रयोग होगा। गोपनीय को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? विकल्प अ है कॉन्फिडेंशियल, विकल्प ब है कंडीशनल, विकल्प सी है क्रेडिट और विकल्प द है क्लोज। तो बताइए गोपनीय के लिए कौन सा शब्द सही होगा? विकल्प अ, विकल्प ब, विकल्प स अथवा विकल्प द? बताइए। गोपनीय के लिए कौन सा अंग्रेजी का शब्द इनमें से समानार्थी रूप में सही प्रयोग किया गया है? तो भाई कॉन्फिडेंशियल कहते हैं ना, एक मीटिंग हुई है और वो क्या है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है, बहुत गोपनीय है, उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है और किसी को कुछ पता भी नहीं होना चाहिए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो वो एक गोपनीय मीटिंग हुई थी और उसमें सारे निर्णय ले लिए गए, हमें बताया गया मॉक ड्रिल है और वहाँ कुछ और ही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक सुमेलित नहीं है? अब इनमें से कोई एक ऐसा है जो क्या है भाई, सही सुमेलित नहीं है और बाकी वाले सही सुमेलित है। तो विकल्प अ है हमारे पास में गजट यानी राजपत्र, विकल्प बी है सोलेमन सत्यनिष्ठ, विकल्प स है इंडेंट मांग पत्र, विकल्प द है एंडोर्स यानी अनुमोदित। तो बताइए कौन सा इनमें से एक सही नहीं है और बाकी वाले सही है? विकल्प अ गजट राजपत्र, सोलेमन सत्यनिष्ठ, विकल्प स इंडेंट मांग पत्र और विकल्प द एंडोर्स यानी अनुमोदित नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, सही हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। अब इनमें से कोई एक शब्द ऐसा है जो क्या है, पारिभाषिक रूप से सही नहीं है और बाकी के 3 क्या है, सही है। विकल्प अ है पुलिंग बूथ, मतदान बूथ, विकल्प ब है पुलिंग मतदान, विकल्प स है पोलिंग ऑफिसर मतदान अधिकारी, विकल्प द है पोलिंग स्टेशन यानी मतदान स्टेशन को क्या कहते हैं, कक्ष? नहीं, स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, रेलवे स्टेशन। मतदान केंद्र, सॉरी केंद्र, अब याद आ गया, मतदान केंद्र। तो विकल्प अ है पोलिंग बूथ मतदान बूथ, विकल्प ब है पुलिंग यानी मतदान, विकल्प स है पोलिंग ऑफिसर मतदान अधिकारी, विकल्प द है पोलिंग स्टेशन यानी मतदान केंद्र। अपने यहाँ जब मतदान होता है तो अलग अलग केंद्र बनाए जाते हैं ना, कि आपका इस केंद्र के अंदर आपको मतदान करके आना है, आपको उसमें जाना है, आपको उसमें जाना है, तो वो अलग अलग अधिकारी यानी अलग अलग केंद्र। तो बताइए कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इसको हम स्मार्ट गेम से खेल सकते थे। यहाँ पे देखिए पोलिंग बूथ मतदान बूथ, पोलिंग ऑफिसर मतदान अधिकारी, पोलिंग स्टेशन मतदान केंद्र। तो ये जो है ना मतदान, ये क्या होता है भाई, ये वाला होता है। अब बस एक थोड़ी सी शब्द की मिस्टेक हुई थी। PO, अब आप कहेंगे बड़ा स्मार्ट वर्क दिखा रही थी और खुद ही अंग्रेजी इसकी गलत लिख के चली गई। तो भाई POLLING ये होता है, O डबल नहीं है, L डबल है। तो इस वाले का मतलब होता है मतदान। ये तो क्या है भाई, गलत दिया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 24, नल एंड वॉइड का हिंदी समानार्थक है। नल एंड वॉइड को हिंदी में क्या कहा जाता है? विकल्प अ है शून्य और कृत, विकल्प ब है अकृत और शून्य, विकल्प स है कृत और शून्य,
विकल्प द है कृत और अकृत। तो बताइए, विकल्प अ है शून्य और कृत, विकल्प बी है अकृत और शून्य, विकल्प स है कृत और शून्य, विकल्प द है कृत और अकृत। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है नल एंड वॉइड के लिए। नल एंड वॉइड को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो नल एंड वॉइड को हिंदी में कहा जाता है अकृत और शून्य। प्रश्न संख्या 25, वैकेंसी का हिंदी समानार्थक शब्द है। यह तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि इसकी क्या है, धूमधाम से तैयारी करते हैं, वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है। तो वैकेंसी का अब हिंदी में बताना है भाई अर्थ। तो विकल्प अ है खाली जगह, विकल्प ब है रिक्ति, विकल्प स है नियुक्ति, विकल्प द है स्वीकृति। बताइए कौन सा सही है भाई? विकल्प अ, विकल्प ब, विकल्प स या फिर विकल्प द? वैकेंसी का सही अर्थ क्या होता है हिंदी में? तो वैकेंसी यानी रिक्ति, कोई स्थान रिक्त है, रिक्ति है उस चीज की और अब उसको क्या है, भरना है, तो क्या की जाती है, वैकेंसी लाई जाती है उसके लिए, रिक्ति। अब देखिए है तो सारे के सारे एक जैसे, जैसे वैकेंसी कह देते खाली जगह थी तो वहां हमने दे दिया है ना। नियुक्ति किसी चीज को नियुक्त करना है, स्वीकृति किसी चीज को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जबकि वैकेंसी का हिंदी अर्थ सच में क्या होता है, रिक्ति यानी कोई खाली स्थान था और उसकी क्या की जानी है, पूर्ति की जानी है। तो वैकेंसी को हिंदी में कहते हैं रिक्ति। चलिए प्रश्न संख्या 26, किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा है? अब यहाँ पे फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं और हमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कोई एक ऐसा है जिसका हिंदी अर्थ उसके सामने क्या दिया गया है भाई, सही से दिया गया है। तो विकल्प अ है एक्स ऑफिशियो, पूर्व अधिकारी, पूर्व पदाधिकारी, विकल्प ब है अडोक, तदर्थ, विकल्प स है कॉरम, गणना संख्या, विकल्प द है डिस्पोजल यानी उपयोग, त्याग। बताइए विकल्प अ, विकल्प ब, विकल्प स या फिर विकल्प द, कौन सा यहाँ पे सही है? किसका हिंदी समकक्ष अर्थ हमें सही दिया गया है? तो सबसे पहले तो हम एक्स एफिशियो को देखते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पदेन। ठीक है, यानी ये वाला तो अब हो नहीं सकता। फिर हमारे पास में आता है कोरम का अर्थ क्या होता है भाई? ये आपने राजनीति विज्ञान के अंदर पढ़ा होगा ना, गणपूर्ति की इतनी संख्या होती है उनके द्वारा गणपूर्ति की जाती है। फिर विकल्प द डिस्पोजल, त्याग, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, निपटारा। अपन कहते हैं ना कि डिस्पोजल कप दे दिए थे हमने तो यूज करो और फेंक दो, निपटारा ही कर दिया उसका। तो सही शब्द किसका दिया गया है भाई? विकल्प ब का हमें हिंदी अर्थ सही दिया गया था। अडॉक का अर्थ क्या होता है? तदर्थ। एक्स ऑफिशियो यानी पदेन, कोरम यानी गणपूर्ति, डिस्पोजल यानी निपटारा। चलिए प्रश्न संख्या 27, लाइसेंस का समानार्थक हिंदी शब्द है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें हम शुरू से ही अंग्रेजी में बोले आ रहे हैं, उनके हिंदी की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, तो फिर हम क्या कर देते हैं भाई, उसको ऐसे टाल देते हैं कि यार अंग्रेजी में ही कर लो, अब हिंदी हमें पूछ ली जाए तो उसका पता ही नहीं होता। जैसे मिनट है, सेकंड है, इनको आपको पूछ लिया जाए कि भाई हिंदी में क्या कहेंगे, तो मिनट और सेकंड बताओ, होरा, पल, क्षण, तो इनमें से कौन सा होगा इन दोनों के लिए? लाइसेंस का विकल्प अ है अनुज्ञप्ति, विकल्प ब है प्रपत्र, विकल्प स है आदेश और विकल्प द है अध्यादेश। तो बताइए लाइसेंस का हिंदी में समानार्थक सही शब्द क्या है? लाइसेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? लाइसेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? अनुज्ञप्ति। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं आप, तो आपको गाड़ी चलाने की क्या प्रदान कर दी जाती है? अनुज्ञप्ति प्रदान कर दी जाती है कि अब आपका लाइसेंस बन चुका है, अब आप ये गाड़ी चला सकते हो।
ये गाड़ी मतलब अब कोई भी गाड़ी आपको दे दो, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो फिर आप गाड़ी चला सकते हो। तो लाइसेंस का अर्थ क्या होता है? अनुज्ञप्ति। चलिए प्रश्न संख्या 28, सबॉर्डिनेट का हिंदी समानार्थक है। सबॉर्डिनेट सर्विस, ये भी आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। विकल्प अ है सहायक, विकल्प ब है उत्तराधिकारी, विकल्प स है अधीनस्थ, विकल्प द है पालनकर्ता। तो बताइए इनमें से कौन सा विकल्प हमें सबॉर्डिनेट के लिए सही दिया गया है? विकल्प अ, विकल्प ब, विकल्प ब, विकल्प स अथवा विकल्प द। ये ना गलत लगा दिए यहाँ पे। बताइए सबॉर्डिनेट का हिंदी समानार्थक सही शब्द क्या होगा? अ ब स द। बताइए। सबॉर्डिनेट का सही अर्थ क्या होता है? अधीनस्थ। यानी एक तो कहते हैं कि आरएस में सिलेक्शन हो गया, दूसरा सबॉर्डिनेट सर्विस मिल गई है यानी अधीनस्थ सेवाएं मिल गई है, एक जिनको एसडीएम मिल जाता है। चलिए सॉरी। प्रश्न संख्या 29, इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है? अब इनमें से कोई एक ऐसा है जिसका हिंदी समानार्थक शब्द सही नहीं दिया गया है और बाकी 3 का क्या दिया गया है? सही दिया गया है। विकल्प ए है, विकल्प अ है एक्नॉलेजमेंट पावती, विकल्प ब है ऑडिटिंग लेखा परीक्षण, विकल्प स है एंटेक्डेंस यानी दुर्घटना, विकल्प द है एप्लीकेंट यानी आवेदक। तो बताइए कौन सा हमारा इनमें से अंग्रेजी का पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? बताइए। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट पावती, ऑडिटिंग लेखा परीक्षण, एप्लीकेंट यानी आवेदक, और यहाँ पे इसका मतलब होता है पूर्वज। चलिए प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ डेपुटेशन से संबंध नहीं है? यानी एक शब्द ऐसा है जो डेपुटेशन के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाता है और बाकी वाले प्रयोग में लिए जा सकते हैं। विकल्प अ है प्रतिनियुक्ति, विकल्प ब है प्रतिनिधि मंडल, विकल्प स है शिष्ट मंडल, विकल्प द है अस्थायी नियुक्ति। तो बताइए कुछ आपने ऐसे सुना होगा ना कि ये जो अधिकारी था इसको अभी डेपुटेशन पे यहाँ भेज दिया गया है, कहीं और भेज दिया गया है। तो बताइए डेपुटेशन का संबंधित अर्थ नहीं है। विकल्प अ है प्रतिनियुक्ति, विकल्प ब है प्रतिनिधि मंडल, विकल्प स है शिष्ट मंडल और विकल्प द क्या है? अस्थायी नियुक्ति। तो कौन सा नहीं होगा भाई इसके अंदर? अस्थायी नियुक्ति। डेपुटेशन को अस्थायी नियुक्ति नहीं कहा जाता है, बाकी सब तो कहा जाता है। तो ये था अपना आज का सेशन जिसमें हमने 30 प्रश्न किए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे और इसमें समझ आने जैसा था नहीं, ये सिर्फ याद करने के ही हैं। अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आपको ऐसा लगे कि ऐसा एक सेशन और लेके आना चाहिए इन पारिभाषिक शब्दावली का, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा ताकि एक सेशन आपके लिए और तैयार कर लेंगे। जो भी कुछ गलतियाँ हुई हो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी माँग लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी-सी मैंने इधर-उधर कर दी होगी। तो चलिए, और जिन्होंने कमेंट किया था वो भी आश्वस्त हो जाएँ, मुझे बुरा नहीं लगा है। अच्छा है कि आपने मुझे बताया कि मैं इस तरीके से सुधार कर सकती हूँ। ऐसा और भी हो तो मुझे बताइएगा क्योंकि कुछ काम करते हैं तो उसमें कोई बताएगा हमें कि आप ये वाला सुधार कर लो तो थोड़ी-सी और चीज़ अच्छी हो जाएगी, तो वो बहुत अच्छा था मेरे लिए। आपने मुझे सुझाव दिया, मुझे बहुत पसंद आया। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।